अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ज़रा आपको मैं क्लियर करवा दूं कि एक होती है डेटाबेस, एक होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों में फ़र्क है। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डाटा है कि हमने उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हम उसको इजीली रिट्रीव कर सकें, उधर से डाटा इजीली हासिल कर सकें, मैनेज कर सकें और सारी चीज़ें उसमें से कर सकें। तो वो वाली एक स्टोरेज है, हमने इस टाइप की बनाई हुई होती है। तो उस स्टोरेज को बनाने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेसिकली हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ना है। तो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डेटाबेस क्या होती है और फिर हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज़ क्यों करते हैं। तो डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की कलेक्शन है। डाटा में डाटा की कलेक्शन होती है, डाटाबेस के अंदर डाटा की कलेक्शन होती है और DBMS के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है। तो इसको हम रीड करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन आ कन्वीनियंट मैनर। हम इजीली डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तीन काम बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एफिशिएंट मैनर में होगा कि हम इजीली डाटा ले भी सकें, उसको एडिट भी कर सकें, उसको हासिल भी कर सकें। एफिशिएंट का मतलब यह है कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी 100% मैक्सिमम होनी चाहिए। कि अगर हम डाटे को चेंज करना चाहते हैं तो एक टेबल में तो हमने चेंज कर लिया, इसी तरीके से दूसरे टेबल में भी वो चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। तो हमारी सिंपल जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सिंपल फाइल सिस्टम है, उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती थी। हमें एक टेबल के अंदर सारा एक सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, एक सेंट्रल पॉइंट के अंदर सारा डाटा सेव हो जाता है। तो हम उस डाटे से एक जब भी चेंजेस करना चाहते हैं, हम मेन फाइल के अंदर चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाकी फाइल्स के अंदर भी डाटा चेंज हो जाता है। तो इसके इस तरह हमारे लिए बहुत सारी आसानी पैदा हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हम फ़र्ज़ किया एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक टेबल हमने क्रिएट किया, दे देखिएगा। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि एक टेबल हमने क्रिएट किया, फिर दूसरा क्रिएट किया। एक टेबल के अंदर हमने न्यू न्यू नंबर, न्यू रो ऐड की, लेकिन जब हमने इनके साथ लिंक किया हुआ तीसरा टेबल देखा तो तीसरे टेबल में वो अपडेट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हम डेटाबेस सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे थे, हम कोई सिंपल फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे थे, कोई फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ नहीं क्रिएट हुई। लेकिन MS एक्सेस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये चीज़ नहीं क्रिएट हुई, लेकिन MS एक्सेस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी डेटाबेस यूजेस डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस मैनेजर यूज़ करता है, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे के पूरे डेटाबेस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सम रिलेशनल डेटाबेस वेंडर्स प्रोडक्ट्स, यानी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आम तौर पे अभी कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर। MS एक्सेस यूज़ किया जाता है, उसके बाद SQL, सर्वर SQL और माई SQL। ये तकरीबन ओरेकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बेसिक सीखने के लिए एक्सेस आपको सिखाया जाता है, जो कि आपके कोर्स में भी है, सेकंड ईयर के कोर्स में। तो हम MS एक्सेस के अंदर ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सारा स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क। तो SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, सर्वर MS है, माई SQL है, ओरेकल। और हाई लेवल के ऊपर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी लेवल की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओरेकल का यूज़ करना पड़ेगा, और ओरेकल सबसे बेस्ट यूज़ की जाती है आज के दौर में। तो ओरेकल से भी ज़्यादा अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है SAP का।
तो इसलिए अभी फ़िलहाल हमने जो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एक्सेस के ऊपर वर्किंग करनी है, एक्सेस के ऊपर ही डेटाबेस करनी होती है। तो मैं आपको दिखा देता ये देखिएगा, ये हमारे पास एम एस एक्सेस है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ टेबल के साथ फर्स्ट के एक स्टूडेंट टेबल है, उसके नेम, फादर नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा उसका डाटा सेव किया हुआ है। तो हम उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की ही एक और टेबल है जिसका नेम है रिज़ल्ट, तो हमने रिज़ल्ट का एक टेबल बनाया जिसमें रोल नंबर है, क्लास है, मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टेबल के अंदर हम कर सकते हैं। तो ये एक सादा सी एग्जांपल है जो मैंने आपको शो करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एम एस एक्सेस के अंदर डाटा किस तरीके से होता है। अब जैसे देखें, रोल नंबर है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो हम इजीली मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, और इसकी जो एक्सेस है वो हर एक के पास है। तो अगर हम डाटाबेस टूल की बात करें इसके अंदर, तो इसमें हम मुख्तलिफ टेबल्स की नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एम एस एक्सेस के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर जो है वो उसकी प्राइमरी की है, तो रिज़ल्ट के अंदर एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। इसी तरीके से हम नए स्टूडेंट और रिज़ल्ट के टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। तो इनके रिलेशनशिप क्रिएट करने से हमें पता चल जाता है कि अगर हमें सिर्फ पूरा टेबल एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही लिंक के ज़रिए ये दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ओवरव्यू के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसमें वर्किंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले नंबर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमें फ़ायदा मिलता हुआ जाता है शेयरेबिलिटी। हम शेयर कर सकते हैं। सिंपल कि जैसे आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, मैं इधर से आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके देता हूँ, तो आप लोग, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके फ़र्ज़ किया कि यूट्यूब जो है वो एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है। मैंने उसकी डेटाबेस के अंदर मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दे दिया। अब ये यूट्यूब ने एक लिंक क्रिएट कर देना है। अब वो वाला जो लिंक होगा वो आप सब के पास चला जाएगा, आप सब स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा। तो मेरे पास एक फैसिलिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूट्यूब का है, उसने एक फैसिलिटी दी कि डिफरेंट प्लेस के ऊपर डिफरेंट पीपल जो हैं वो इजीली एट अ सेम टाइम इस लेक्चर को रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। डाटा इज शेयर बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम पे डिफरेंट लोग अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। फिर डाटा इज स्टोर्ड एट सेंट्रल प्लेस। अब देखिए, मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने उसको सेव कर दिया। अब आप जब चाहें इसको एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, बेसिक फ़र्ज़ किया, तो आपकी अब एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए कम से कम भी उसमें से 2 से 3 GB डाटा स्पेस चाहिए उसको सेव करने के लिए। अब वो 2 से 3 GB का डाटा जो है वो मैं अपने पास भी सेव रखूँगा और आपको भी मैं शेयर करूँगा, तो वो उतनी स्पेस जो है मोबाइल में कंज्यूम होगी। लेकिन अगर मैं वही लेक्चर को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूँ, यूट्यूब पे सेंट्रलाइज्ड कर दूँ, अब क्या होगा कि मैं इधर से डाटा अपना जो लेक्चर है वो जो रिकॉर्ड किया हुआ उसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। आपको सिर्फ एक लिंक जाएगा। अब एक साइड पे आपको पूरी एक फ़ाइल मिल रही है 1.5-2 GB की, और एक साइड पे आपको चंद KB का एक लिंक मिल रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि हमारी स्टोरेज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारी स्टोरेज को रिड्यूस कर देता है, जिससे हमें फ़ायदा मिलता है और उससे डाटा की कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है।
ये वाली शेयरेबिलिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ही टॉप क्वालिटी की है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है अवेलेबिलिटी। अब इसकी सिंपल एग्जांपल है, मैंने आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे मैंने आपको सेंड कर दिया। अब आप मैं भी इधर से डिलीट कर दूंगा, हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही ऐसे करूं कि मैंने इसी डेटाबेस सिस्टम को के अंदर यूट्यूब की डेटाबेस के अंदर मैं अपना डाटा जो है वो अपलोड करता हूं, लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अब लिंक जो होगा वो आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, और आपको भी पता होगा कि अगर मैं अलकमर एकेडमी का सर्च करूं यूट्यूब पे तो मुझे अवेलेबल ये वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अवेलेबिलिटी का जो फीचर है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं हर जगह से। User must be able to access data and DBMS easily. Data should be available when it required. अब आपको मैंने लेक्चर सेंड किया है 10 बजे, लेकिन आप उस वक्त बिजी थे, आपसे लेक्चर नहीं सुन हुआ, नहीं देख हुआ, तो लेकिन आपके पास 24 घंटे होते हैं। लेक्चर नहीं सुन हुआ, नहीं देख हुआ, तो लेकिन आपके पास 24 घंटे होते हैं, पूरी लाइफ है, जब दिल चाहे आप लिंक को ओपन करें और अपना डाटा, अपना लेक्चर सुन सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इस चीज़ का बेनिफिट है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं एबिलिटी टू इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है चेंज, एबिलिटी चेंज करने की सलाहियत। यानी डीबीएमएस जो है हमारे लिए, अगर हम कोई भी डाटा जो है, टेबल है, अपना रिकॉर्ड चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे लिए चेंज करना बहुत मुश्किल था। इधर देखिएगा ज़रा, मैंने अगर ये तो मैंने एक सादा सी एग्जांपल आपको बना के दिखाई है, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें लाखों की तादाद में टेबल्स होंगे, तो अगर हमें एक टेबल के अंदर हमें चेंजेस करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, हमें एक टेबल में चेंज करना पड़े, फिर दो में, फिर तीन में, फिर लाखों की तादाद में जो टेबल्स पड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो ईजीली वो जो डाटा है जितना भी है, जितने भी टेबल्स हैं, वो उनकी एक मास्टर फाइल को हम चेंज करें। जैसे ही मास्टर फाइल को हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बाकी टेबल्स भी चेंज हो जाती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि डाटा के अंदर एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि एक्यूरेट होना। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल 100% है, इसमें गलती के चांसेस नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने एवोल्यूशन के अंदर पढ़ा कि इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, तो एक टेबल के अंदर तो अगर सिंपल मैनेजमेंट सिस्टम को हम यूज़ करते हैं तो अवेलेबिलिटी हमारे पास है कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें हर टेबल को अलग अलग चेंज करना पड़ता था। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने एक मेन फाइल को चेंज करना है तो उसके साथ बाकी सारी फाइल्स भी चेंज हो जाएंगी। लेकिन अब इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमारे पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अब अगर फ़र्ज़ किया कि हमें 100 टेबल्स हैं, उसमें चेंजेस करना ही है, तो हमें अगर अलग अलग 100 टेबल में चेंजेस करना होगी तो हमारे लिए मुश्किल है, वहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये जो फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। फीचर्स में सबसे पहले आती है डाटा डिक्शनरी, फिर आती है यूटिलिटीज़, क्यूरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवर। अभी बेसिकली ये वाला हमारा पूरा जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो इनकी आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये क्या क्या चीज़ें की बताई गई हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक टेबल बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक टेबल बनाया मैंने नेम का, दूसरा टेबल मैंने बनाया सिटी का। अब नेम और सिटी का मेरे पास डाटा भी मौजूद है,
अब ज़ाहिर सी बात है कि मैंने नेम के नीचे जो 4 नाम लिखे हैं, तो मेरे पास कोई ना कोई एक लाइब्रेरी फ़ाइल मौजूद होगी जिसके अंदर मैंने ये डाटा सेव किया हुआ है। इसी तरीके से सिटी का एक टेबल है, उसका डाटा भी मैंने कहीं ना कहीं तो सेव किया होगा। तो ये थी ओरिजिनल फ़ाइल, लेकिन कहीं ना कहीं से तो डाटा जाके सेव हो रहा है ना, सेव है ना मेरे पास। तो वो जो डाटा की कलेक्शन है जहाँ पे मेरी ये वाला डाटा सेव है, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। लेते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर हमें पता होता है हमारे पास ये वाला अगर टेबल है तो इस टेबल की इंफॉर्मेशन सारी उस लाइब्रेरी में सेव होगी। मिसाल के तौर पे मैं इधर ही एक और टेबल मैं क्रिएट करता हूँ। मैं अभी इधर आपको जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने, क्योंकि ये वाली चीज़ें सारी हमने एम एस एक्सेस के अंदर जाके करनी है। तो अभी फ़िलहाल ये देखें, मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। इस टेबल के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसको मर्ज करके मैं इसको नाम रख देता हूँ CNIC का। यानी इधर मैंने CNIC उनका नंबर जो है वो मैंने ऐड करना है। अब देखें ज़रा, 3 हमारे पास टेबल्स हो गए, एक नेम का टेबल हो गया, एक CNIC का और एक सिटी का। तो CNIC में हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हमने जस्ट CNIC नंबर ऐड करना है। इसमें हम इधर भी अल्फ़ाबेटिक डाटा है, लेकिन इसमें जब हम लिखेंगे तो इधर हमारे पास जो भी डाटा होगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। तो जब इधर इस टेबल के अंदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, इस टेबल में न्यूमेरिक फॉर्म में है, इसमें भी अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में है। इसका मतलब हुआ कि डेटाबेस की बैकएंड के ऊपर इस टेबल की भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, इसका डाटा भी सारा सेव होगा। इस टेबल का भी डाटा सेव होगा और इसका भी सेव होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो डाटा टाइप है वो है करेक्टर की। यानी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ना उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप किस तरीके से हमने डिफाइन करना होती है। इसकी डाटा टाइप जो है जिसमें डाटा सिंपल समझने के लिए आपने ये बात याद रखनी, इसमें अल्फ़ान्यूमेरिक हमारे अल्फ़ाबेटिक डाटा है, इसमें न्यूमेरिक डाटा है और इसमें भी अल्फ़ाबेटिक डाटा हमारा। तो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर हर टेबल की प्रॉपर्टी सारी सेव होती हैं। कि फ़र्ज़ किया जाए टेबल 1 है, इसमें ये कौन सी चीज़ें सेव होंगी, इसकी डाटा टाइप कौन सी है, टेबल 2 की डाटा टाइप कौन सी है, टेबल 2 इसकी कौन सी है, टेबल 3 कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपने इसी तरीके से ही करनी होती हैं। हाँ जी बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डाटा डिक्शनरी क्या होती है। डाटा डिक्शनरी बेसिकली क्या है? डाटा अबाउट डाटा, जिसको हम मेटा डाटा भी कहते हैं, कि हमारे पास डाटा से रिलेटेड जो हमने रिकॉर्ड किए हैं उससे रिलेटेड जो सी इन्फॉर्मेशन है वो वाली हमने कैसे सेव करनी है, वो वाली सारी डाटा डिक्शनरी हो जाती है। तो नेक्स्ट है जी यूटिलिटी। यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा डिक्शनरी contains data definition for database। डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें डाटा किस टाइप का सेव होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव होती हैं। इनको हम कहता है डाटा बिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटा। यानी जो सा डाटा हमने सेव करना है ना उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना होता है। मिसाल के तौर पे जब हम नेम, किसी भी टेबल में हमने नेम ऐड करना है तो नेम मस्ट बी यूनिक विद टेबल। उसकी डाटा, किसी भी टेबल का नेम वो हमने यूनिक डिफाइन करना है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। फिर हमने डाटा टाइप, उसमें डाटा किस तरह का सेव होगा वो हमने डिफाइन करना है। फिर प्रॉपर्टी बतानी होती है कि इसके अंदर इसका साइज़ कितना होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, तो पेज की रेंज कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये हमने डाटा डिक्शनरी के अंदर करना होती हैं। तो ये मोस्टली पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव होती हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? प्रोग्राम्स यूज्ड टू मेंटेन डाटाबेस। डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमने जो से प्रोग्राम यूज़ करने हैं उनको हम कहते हैं यूटिलिटीज़। इसको मेंटेन करना, उसका बैकअप करना, उसको रिकवर करना, ये सारी चीज़ें DBMS के फीचर्स में शामिल होती हैं। तो दूसरे नंबर पे ये यूटिलिटीज़ में हमने बेसिकली उसको मेंटेन करना और बैकअप और रिकवरी का काम होता है।
नेक्स्ट है जी क्यूरी लैंग्वेज। अक्सर काम ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज का मतलब है कि कंप्यूटर जो है से हमने डाटा तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन आपके पास आपने उससे डाटा किस तरीके से रिट्रीव करना है। सादा सी बात है, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि टीचर से नॉलेज लेना स्टूडेंट का काम होता है। तो टीचर ने तो अब एक बारिश की तरह है कि टीचर जो है वो सबको ही नॉलेज दे रहा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो कम पिक करते हैं, कुछ ज़्यादा पिक कर लेते हैं। इसलिए ये डाटा से टीचर से नॉलेज लेना स्टूडेंट के पे डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेज स्टूडेंट से गेन करे, टीचर से गेन करता है। तो क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए डाटा को एक्सेस करना, और इस तरह एक्सेस करना कि हम इजीली स्पेसिफिक डाटा जो हमें चाहिए सिर्फ वही डाटा हम हासिल कर सकें, उसको शो करवा सकें, उसको रिट्रीव कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, उसको डिलीट कर सकें। ये सारा काम हमने डाटाबेस के अंदर करना, और किसके ज़रिए करना, हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर करना है। और किस के ज़रिए करना है, वो हमने उस जिस लैंग्वेज के ज़रिए हम करते हैं उसको हम कहते हैं कि क्यूरी लैंग्वेज। उसको हम कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना किसी भी चीज़ का। तो क्वेश्चन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना कि हम डाटाबेस सिस्टम को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये वाला डाटा चाहिए, तो हमें वो वाला डाटा रिट्रीव हो जाएगा। अब देखिए, अ क्यूरी इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। अ क्यूरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंपल लाइक लैंग्वेज। अब सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि हम डाटाबेस के अंदर क्यूरी लैंग्वेज हम सिंपल अपनी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर हम अपनी क्यूरी लिखते हैं, तो वो वाली क्यूरी जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपने डाटाबेस सिस्टम के पास भेज दी जाती है, और डाटाबेस जो है वो उस हिसाब से हमें उसको अंडरस्टैंड करके वो हमें डाटा प्रोवाइड कर देता है। तो जिस तरीका से भी हम जो भी डाटा हमने अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, जो भी हमने करना, तो हमने क्यूरी के ज़रिए करना है। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं। इस पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज दैट अलाउज यूज़र टू मैनेज अप। नेक्स्ट है जी रिपोर्ट जनरेटर, रिपोर्ट राइटर। अब फ़र्ज़ किया मेरे पास 3 टेबल हैं, मैंने इन 3 टेबल्स नेम, CNIC और सिटी, ये बेसिकली तो कॉलम, लेकिन मैंने इसको टेबल अलग अलग बनाया, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बन जाए। ये 3 हमारे पास टेबल्स हैं। इन तीनों टेबल्स में से की अगर तरतीब देखें, पहले नंबर पे नेम, फिर CNIC है, फिर है सिटी। लेकिन मैं नेम और सिटी को अलग करके लिखवाना चाह रहा हूँ। तो ये समझें कि ये वाला इतना हिस्सा जो ब्लैक कलर में है ये हमारे पास डाटाबेस में मौजूद है, लेकिन ये जो ग्रे कलर में एरिया है ये समझें कि वो वाला एरिया है जो हमने इस पूरे के पूरे टेबल से शो करवाना है, हमें जो चाहिए। अब इतने हिस्से में ये जो ग्रे कलर का एरिया है ये वाला समझें कि हम ऊपर वाला हिस्सा हमारा वो वाला हिस्सा है जिसमें डाटा सेव है, डाटा कुछ भी है। हम ऊपर वाला हिस्सा हमारा वो वाला हिस्सा है जिसमें डाटा सेव है, डाटा कुछ भी काम वर्किंग एरिया है। लेकिन जो कुछ भी हमने काम करना है, जो कुछ भी हमने लेना है, तो हम इन सब से अपनी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए डाटा अपडेट डिलीट जो कुछ भी करना है करके, तो जो शो होगा वो इस एरिया में शो होगा। ठीक है, ये वाला जिस एरिया के अंदर हमें अपनी फाइनल लुक शो हो रही है ना, उसको हम कहते हैं रिपोर्ट। तो हमारी जो फाइनल लुक जो होगी वो रिपोर्ट जनरेटर के अंदर शो हो जाएगी कि आपने जो भी क्यूरी लिखी है तो उसका डाटा जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास सेव है, और ये इधर आके हमारे पास शो हो जाता है। उसके बाद है एक्सेस सिक्योरिटी। तो क्या है कि हर बंदा ही डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जैसे हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो डाटाबेस को यूज़ करने वाले होते हैं वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, वो डाटा प्रोग्रामर भी हो सकता है, और यूज़र भी हो सकता है, एंड यूज़र भी हो सकता है। अब चारों यूज़र के लिए, पर्सनल्स के लिए उनकी जो एक्सेस है वो हर एक के लिए अलग अलग एक्सेस है। तो हम हर एक को अपनी जितना उसको डाटा चाहिए होता है हम उतनी इसको एक्सेस देंगे, उससे ज़्यादा हम उसको एक्सेस नहीं दे सकते।
नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवर। और अगर हमारे पास सिंपल फाइल सिस्टम के अंदर बैकअप का कोई एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन डीबीएमएस हमें, अगर हम इसकी फाइल्स की बात करें तो हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ी थी 3 फाइल्स, मास्टर फाइल्स, ट्रांजिशन फाइल एंड बैकअप फाइल। और बैकअप फाइल जैसे जैसे मास्टर फाइल अपडेट होती जाती है तो डीबीएमएस की ये प्रॉपर्टी है कि इसने अपनी बैकअप फाइल भी साथ साथ क्रिएट करती जानी होती है। कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा कभी भी डाटा जो है वो डैमेज होता है, कहीं भी डाटा डिलीट होता है या कोई भी ऐसी इशू बनता है कि हमारा डाटा मास्टर फाइल के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम उसको उसकी बैकअप फाइल से रिकवर कर सकते हैं। ऑफ डेटाबेस। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था, हमारे जो सिंपल फाइल सिस्टम था, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, उस फाइल सिस्टम में जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे डीबीएमएस के फीचर्स और एडवांटेजेस हैं। डाटा इंडिपेंडेंस, कि डाटा जो है वो डिवाइस और स्टोरेज पे डिपेंड नहीं करता, हम डाटा जो है वो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंस। रिडंडेंसी कंट्रोल का मतलब ये था कि डुप्लीकेशन को रिमूव कर देना, कि हमारे पास एक फाइल जो है वो मल्टीपल जगह पे मौजूद है एक ही पर्सन की, तो वो उसका डाटा जो है रिपीट हो रहा है बार बार, तो हमने डाटाबेस सिस्टम के अंदर ये भी चीज़ ख़त्म कर ली। उसके बाद कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि कहीं भी कोई भी कम्प्लेक्सिटी आती है तो वो अगर ज़्यादा भी हमारे पास वर्किंग आती है, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर वगैरह चेंज होते हैं, लेकिन हमारे पास डीएमएस जो है वो इजीली हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, इजीली हासिल कर सकते हैं, तो इसमें मुश्किल नहीं है। allows user to design complex data structure, enable user to view, अब व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी कंसिस्टेंसी की, कि इसने कंसिस्टेंसी से जितना डाटा हम जितना मर्जी हम हमारे पास डाटाबेस स्ट्रक्चर जो वो कम्प्लेक्स हो, लेकिन यूज़र के लिए वो एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करेगा ताकि वो उसको इजीली रिट्रीव कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। डाटा सिक्योरिटी के मेन पर्पस, डाटा का सिंपल फाइल सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी का सिस्टम कोई मौजूद नहीं था, तो इसमें डाटा सिक्योरिटी के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस को बहुत ज़्यादा रोका जाता है, तो इसमें कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसको स्पेशल चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।